नमस्कार, आवाज समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। खबरों की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सिद्धरामैया होंगे कर्नाटक के सीएम। शिव कुमार डिप्टी सीएम के लिए हुए राजी। थोड़ी देर में कांग्रेस विधायक दल की होगी मीटिंग। सिद्धरामैया चुने जाएंगे नेता। मोदी कैबिनेट में सरप्राइज चेंज। कानून मंत्रालय से हटे किरेन रिजिजू। अर्जुन मेघवाल को मिली जिम्मेदारी। अर्थ साइंस मंत्रालय संभालेंगे रिजिजू। केरला स्टोरी के फिल्म मेकर्स को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में लगी रोक हटाई, लेकिन धर्मांतरण डेटा पर देना होगा डिस्क्लेमर। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू की वैधता को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बैलों की दौड़ को भी हरी झंडी। संविधान पीठ का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट से भी नीतीश कुमार को झटका। जातीय जनगणना पर रोक के खिलाफ याचिका खारिज। पटना हाईकोर्ट के फैसले को रखा बरकरार। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली। मिड और स्मॉल कैप में दबाव। रियल्टी, फार्मा, एफएमसीजी सबसे ज्यादा पिटे। सेंसेक्स 129, निफ्टी 52 अंक लुढ़का। विदेशी सैर सपाटे में इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का मजा हुआ फीका। ट्रांजैक्शन पर लगेगा 20% तक टैक्स। बाद में क्लेम करने पर मिलेगा रिफंड। सरकार ने कहा एलआरएस की अनदेखी रोकने के लिए लिया फैसला। कर्नाटक में कांग्रेस के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया होंगे। अब इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। थोड़ी देर में ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी और उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। बंगलुरु में कांग्रेस दफ्तर के बाहर समर्थकों की भीड़ जुटनी शुरू हो चुकी है। डीके शिव कुमार डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी हो गए हैं। खरगे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी सबसे बातचीत के बाद वो इसके लिए राजी हुए। उन्होंने कहा कि पार्टी हाईकमान ने जो फैसला लिया है वो उसके साथ है। शपथ ग्रहण 20 मई को होगा। सीएम पर फैसले के बाद डीके शिव कुमार ने कहा कि उन्हें कांग्रेस हाईकमान का फैसला मंजूर है। What has happened to Congress party? Everything is well. Everything will be well, is going to be well. We had made a one-line resolution that whatever the High Command will take a decision, we will abide by it. Ultimately, Rahul ji called me and said, "You all have to work together." Congress President Mallikarjun Kharge ji called us and gave this dikkat. We all have accepted whatever the formula has been generated. आज मोदी सरकार की कैबिनेट में एक बड़ा सरप्राइज फेरबदल हुआ है। किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को कानून मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है। रिजिजू को कानून मंत्रालय से हटाकर भू विज्ञान अर्थ साइंसेस मंत्रालय दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंत्रिमंडल में बदलाव को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि रिजिजू ने पिछले कुछ महीनों में न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम व्यवस्था पर सवाल खड़े किए थे। इसे लेकर वो काफी चर्चा में भी रहे। रिजिजू 2021 में कानून मंत्री बने थे। कानून मंत्री का अतिरिक्त प्रभार मिलने पर अर्जुन राम मेघवाल ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने विश्वास प्रकट किया। हम विश्वास पे खरे उतरेंगे, ऐसा मैं आपको भी विश्वास दिलाता हूं। लंबित जो विषय हैं, न्याय जो कोर्टों में पेंडिंग है, वो जल्दी जो कम से कम हो, यही न्याय सबको मिले, यही विजन है। सुप्रीम कोर्ट ने आज द केरला स्टोरी के फिल्म मेकर्स को बड़ी राहत दी है। पश्चिम बंगाल में फिल्म द केरला स्टोरी पर लगी रोक को कोर्ट ने हटा दिया। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। बताया असीम, कोर्ट के आदेश में क्या क्या खास बातें हैं? देखिए, 8 मई को पश्चिम बंगाल ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए द केरल स्टोरी मूवी के ऊपर रोक लगा दी थी। जब सरकार की उसका ये कहना था कि इससे जो राज्य है उसमें कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो इसके निर्माताओं ने इसको सुप्रीम कोर्ट के अंदर चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की पूरी सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखना राज्य का काम है। अगर राज्य ऐसा नहीं करेंगे और बेवजह किसी फिल्म के ऊपर रोक लगाएंगे तो ये सभी फिल्मों के लिए अच्छा नहीं होगा। हमें नहीं लगता कि ये रोक पूरी तरह से सही लगाई गई है।
तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पश्चिम बंगाल है उसमें इसको रोक लगाई, तो इसको रोक हटा लिया है। दूसरी तरफ जो निर्माता, उन्होंने ये भी कहा था कि जो तमिलनाडु सरकार है उसने भी इसके ऊपर शैडो बैनिंग कर दिया है, वहां पर फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं करने दी जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी निर्देश दिए कि जो भी अगर फिल्म देखना चाहता है उसकी सुरक्षा वहां पर मुहैया कराया जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो निर्माता है उनको मूवी के अंदर एक डिस्क्लेमर ऐड जरूर करना पड़ेगा कि 32,000 महिलाओं का धर्मांतरण नहीं हुआ है या ऐसा कोई डाटा उपलब्ध नहीं है, तो वो उसको ऐड करने के लिए तैयार हो गए। तब ये फिल्म के प्रदर्शन का तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल दोनों में रास्ता साफ हो गया। शुक्रिया असीम। सुप्रीम कोर्ट से आई एक और बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आज 2 फैसले सुनाए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जल्लीकट्टू पर बनाए गए कानून को वैध माना है, दूसरी तरफ बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति देने वाले महाराष्ट्र सरकार के कानून की वैधता को भी बरकरार रखा है। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि जल्लीकट्टू खेल उनके राज्य की सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है, इसलिए इस खेल पर लगाई गई रोक हटा लेनी चाहिए। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की संविधान पीठ ने जल्लीकट्टू खेल को लेकर तमिलनाडु के नए कानून पर मुहर लगा दी और इसी के साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक में बैल दौड़ की वैधता को भी बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट से आज नीतीश सरकार को भी झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक के खिलाफ बिहार सरकार की याचिका खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को होगी। बिहार में कराई जा रही जातीय जनगणना पर 4 मई को पटना हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि वो जातीय जनगणना को रोके और ये सुनिश्चित करे कि एकत्रित डेटा को सुरक्षित रखा जाए। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 3 जुलाई को होनी है। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी आज ईडी के सामने पेश हुई। यहां नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ की। वहीं पीएमएलए कानून के तहत उनका बयान भी ईडी ने दर्ज किया। आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में लालू यादव परिवार की मुश्किलें कहीं से भी खत्म होती नहीं दिख रही। इसी मामले में पहले ईडी तेजस्वी यादव और मीसा भारती से भी पूछताछ कर चुकी है। इससे पहले मामले की यानी नौकरी के बदले जमीन मामले में सीबीआई भी राबड़ी देवी से पूछताछ कर चुकी है। और अब बात करते हैं बाजार की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में बिकवाली रही। सेंसेक्स 129 अंक गिरकर 61,432 पर बंद हुआ। निफ्टी 52 अंक गिरकर 18,130 पर बंद हुआ। आज सबसे ज्यादा गिरावट रियल्टी, फार्मा, एफएमसीजी शेयरों में रही। एनर्जी, ऑटो और मेटल शेयर्स में भी बिकवाली देखी गई। मार्केट का एक्शन समझते हैं सुमित से। और सुमित, सीधा सवाल, आज लूजर्स और गेनर्स कौन रहे? देखिए, पहले निफ्टी के टॉप गेनर्स की शुरुआत करूंगा। सबसे पहले तो बजाज फाइनेंस आज इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शुमार होता हुआ दिखाई पड़ा। भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक निफ्टी के टॉप गेनर्स के तौर पर शुमार हुए। गिरने वाले शेयरों में अदानी पोर्ट्स, यहां पर प्रेशर रहा। साथ ही साथ डीवी स्लैब नंबर से पहले 4% नीचे, आईटीसी करीब 2% नीचे और एसबीआई नंबर्स के बाद, दोनों नंबर्स के बाद करीब 1.5 से 2% के आसपास का डिक्लाइन दिखा के गए। हनीवेल 7.5% ऊपर, ब्रोकरेज हाउस अपग्रेड। देवयानी कल की बिकवाली के बाद 6% ऊपर। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.5% ऊपर और पूना वाला फिनकॉर्प करीब 2-2.5% की तेजी यहां देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में थर्मैक्स नंबर्स का इंपैक्ट 7.5% नीचे। गोदरेज प्रॉपर्टी प्रॉफिट टेकिंग रादर रियल एस्टेट स्पेस में अदानी पावर और एपीएल अपोलो दोनों में 3.5 से लेकर 4% तक का डिक्लाइन। पीएसयू बैंकिंग में प्रेशर था, तो उसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, एसबीआई, पीएनबी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पे भारी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी। और साथ ही साथ फार्मा में प्रेशर था, तो डीवी स्लैब, औरबिंदो फार्मा, ग्रेन्यूल, सनोफी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर दबाव बनता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन क्रूशियल इवेंट्स चल रहे हैं, बड़े नंबर्स अवेटेड हैं, उनका इंपैक्ट मार्केट में आप आते हुए देख रहे हैं। शुक्रिया सुमित। और इधर सिट्रस एडवाइजर्स के फाउंडर संजय सिन्हा का कहना है कि कुछ आईटी कंपनियों और बैंकों के नतीजे बेहतर रहे हैं, इसके कारण बाजार में ग्रोथ रह सकती है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि आईटी और बैंकिंग सेक्टर अच्छा कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे ख्याल से मार्केट में जो गिरावट आई थी शुरू के दौर पे, हाँ, वो इसलिए आई थी क्योंकि आईटी के कुछ कंपनियों के रिजल्ट ने मार्केट को डिसअपॉइंट किया। लेकिन बाद की जो आईटी कंपनीज के रिजल्ट आए वो अपेक्षा से काफी ज्यादा अच्छे रहे, तो उसने मार्केट को उत्साहित किया। और बाद में फिर एनबीएफसीज और बैंक के रिजल्ट आए तो उसने भी मार्केट को एक बढ़ावा दिया।
तो मैं समझता हूं कि ये जो सेंटिमेंट बुलिश बना हुआ है, अगर किसी कारणवश कोई एक्सीडेंट ग्लोबल मार्केट्स में नहीं होते या फिर हम एफआईआई के फ्लोज को बहुत स्ट्रांगली रिवर्स होते नहीं देखते, तो मेरे ख्याल से हमारी मार्केट्स अभी जो मोमेंटम बनाई हुई है, थोड़ा बहुत भले करेक्शन हो, लेकिन ये मोमेंटम मेरे ख्याल से अभी बना रहेगा। विदेश में पैसा भेजने की अधिकतम सीमा से बचने के लिए कई लोग क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते थे, इसलिए सरकार ने क्रेडिट कार्ड से विदेश में ट्रांजैक्शन करने पर शिकंजा कसने का फैसला लिया। इस बारे में आज वित्त मंत्रालय ने एक सफाई दी है। डिटेल लेते हैं, लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लक्ष्मण जी, बताइए क्या सफाई दी है वित्त मंत्रालय ने? सबसे पहले ये बता दूं कि आखिर मामला क्या था जिसको लेकर के वित्त मंत्रालय को सफाई जारी करनी पड़ी। दरअसल सरकार ने एक आदेश जारी किया है जिसके मुताबिक जो भी क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन आप विदेशों में करेंगे वो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के दायरे में आएगा। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम यानी LRS जो है, इस स्कीम के तहत ये होता है कि आप साल भर में यानी किसी एक कारोबारी साल में कोई एक व्यक्ति $2.5 लाख से ज्यादा पैसा विदेश में नहीं भेज सकता है। अब इस ताजा फैसले के मुताबिक आप इस $2.5 लाख की सीमा में वो ट्रांजैक्शन भी आ जाएंगे जो आप क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में करेंगे। इसका एक दूसरा भी असर पड़ेगा कि आप जो भी ट्रांजैक्शन क्रेडिट कार्ड के जरिए करेंगे उस पर 20% आपको टीसीएस देना पड़ेगा, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स देना पड़ेगा, यानी 20% टैक्स दे दीजिए, बाद में आप इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए आप उसको वापस सरकार से ले सकते हैं। तो यहाँ पे सरकार की आलोचना ये हो रही थी कि आखिर 20% काफी ज्यादा टैक्स क्यों लगाया जा रहा है, और दूसरा कि आखिर इस क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन को आप इस स्कीम के दायरे में क्यों लाएं। अब सरकार ने यहाँ पे सफाई जारी की है। सफाई जारी करते हुए 3 दलील दी है। पहली दलील तो ये दी गई है कि LRS के तहत जो $2.5 लाख की सीमा थी एक साल में विदेश भेजने की, इस सीमा से बचने के लिए कई लोग इस क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करते थे, उसके जरिए पैसा विदेश में भेजते थे या विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट करते थे। ऐसे बहुत सारे मामले निकल करके सामने आए हैं। मिसाल के तौर पे सरकार ने आंकड़ा दिया है कि 2022-23 में $24 बिलियन विदेश भेजे गए, जो कि 2020-21 के मुकाबले जो है वो आपको दोगुना है। और ये इसमें से अधिकांश जो है ट्रेवल के जरिए भेजे गए, टूर के लिए टूरिस्ट के तौर पे जो गए थे उन्होंने पैसे विदेश वहां पे भेजे हैं। अब इसमें क्रेडिट कार्ड के जरिए कितना, वो सरकार ने सफाई जारी नहीं की है। और सरकार का कहना है कि यही लोग जो सीमा से बचने के लिए विदेश पैसा भेजते थे क्रेडिट कार्ड के जरिए या फिर क्रेडिट कार्ड के जरिए विदेशों में ट्रांजैक्शन के जरिए पैसा भेजते थे, उन पर रोक लगाने के लिए फैसला लिया गया है। दूसरी दलील यह है कि डेबिट कार्ड पहले ही शामिल था इस स्कीम में, क्रेडिट कार्ड शामिल नहीं था, तो रिजर्व बैंक ने कई बार सरकार को चिट्ठी लिखी थी कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन का जो ये अंतर है, यानी डेबिट कार्ड से होने वाले ट्रांजैक्शन लिबरलाइज्ड स्कीम में शामिल किया गया है लेकिन क्रेडिट कार्ड वाले ट्रांजैक्शन को शामिल नहीं किया गया है, इस अंतर को खत्म करिए। इस अंतर को खत्म करना भी सरकार का एक मकसद था। और तीसरी बात, सरकार ने यह कहा है कि 20% ज्यादा टैक्स लगाने वाली जो बात हो रही है वो सभी मामलों में लागू नहीं है। ये चाहे एजुकेशन के लिए आप जा रहे हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसा भेज रहे हैं, तो जैसे पहले टीसीएस लगता था, टीसीएस की वही दर अभी भी लगेगी 0.5% से लेकर 5%। उसमें 20% की दर लागू नहीं होगी। ये 20% की दर गिफ्ट दे रहे हो, रियल एस्टेट में खर्च कर रहे हो, बॉन्ड में खर्च कर रहे हो या फिर दूसरे टूर पे खर्च कर रहे हो, तो ऐसे मामले में ही आपको ये 20% की दर लगेगी। तो 20% की दर बेहद जरूरी मामलों में लागू नहीं की जाएगी। तो इस जरिए वित्त मंत्रालय ने अपने सफाई जारी की है। शुक्रिया लक्ष्मण जी। और आरबीआई के नए नियमों से कैसे बदलेगा क्रेडिट कार्ड से विदेश में पेमेंट करने का तौर तरीका और क्या होगा इसका असर, आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा, शाम 7:57 पर। और अब एसबीआई के नतीजे। एसबीआई के चौथी तिमाही के नतीजे शानदार रहे हैं। इस तिमाही मुनाफे में करीब 83% का उछाल देखा गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम NII में 29% से ज्यादा की बढ़ोतरी देखी गई है। इसके अलावा NPA में सुधार देखा गया। वहीं प्रोविजनिंग 7,237 करोड़ से घटकर 3,315 करोड़ पहुंच गई है। If you look at our credit cost, current credit cost, it is at an abysmally low level. So that is a very clear reflection. The credit cost is nothing but a derivative of what we have done
in terms of the provisions and how good or bad is our asset book. So I think from that point of view, one is a LGD, second is a probability of default. Probability of default is a derivative of how we are underwriting. You would have observed that our non-NPA provisions are as high as more than 35,000 crores. A much lower number spread over 5 years' time would hardly be any impact for us. देश की पहली रीजनल रैपिड ट्रेन साहिबाबाद से दहाई डिपो के बीच चलने के लिए तैयार है। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये रैपिड एक्स ट्रेन रोड से 1 घंटे लगने वाले सफर को 15 मिनट में पूरा करवाएगी। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद दिल्ली से मेरठ का सफर 50 मिनट में पूरा होगा। अभी इसमें 3 घंटे लगते हैं। संवाददाता दीपाली नंदा लेकर आई हैं इसकी पहली झलक। पहली रीजनल ट्रेन रैपिड एक्स अपने सफर के लिए तैयार है। जल्द ही साहिबाबाद से दुहाई डिपो जो कि 17 किलोमीटर का प्रायोरिटी सेक्शन है, वहां पर इस ट्रेन का कमर्शियल रन शुरू किया जाएगा। तो कैसी है देश की पहली रीजनल रैपिड एक्स ट्रेन, ये सब कुछ आज मैं आपको बताऊंगी अपनी स्पेशल कवरेज में। ट्रेन में 6 कोचेज हैं, जिसके अंदर से एक कोच है प्रीमियम कोच, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं। और प्रीमियम कोच के साथ ही जो कोच है वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए है, और आगे के जो 4 कोच हैं वो रहेंगे स्टैंडर्ड कोच। हालांकि महिला कोच भी स्टैंडर्ड कोच ही होगा, लेकिन उसमें सिर्फ महिलाएं ही सफर कर सकेंगी। ये जो प्रीमियम कोच है इसमें आपको सिटिंग काफ़ी कंफर्टेबल रहेगी, और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर सीट्स हैं ये रिक्लाइन हो जाती है, यानी कि आपके जो ट्रैवल एक्सपीरियंस है वो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा। यहाँ पर फुट रेस्ट दिया गया है, और आप देख सकते हैं वाटर बॉटल रखने के लिए होल्डर है। अगर आप बिजनेस पर्पस से ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपना कोट या जैकेट यहाँ पर टांग सकते हैं, और खड़े होने के लिए तो यहाँ पर सपोर्ट दिया ही गया है। इसके अलावा ट्रैवल के दौरान अगर आपको अपना मोबाइल चार्ज करना है, लैपटॉप चार्ज करना है, उसकी सुविधा भी इस कोच में मौजूद है। 5 से 6 CCTV कैमरास भी लगाए गए हैं जो हर वक्त मॉनिटरिंग करते हुए आपको दिखाई देंगे। एक जो खास बात है वो ये कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सामान लगेज रखने के लिए रेक बनाए गए हैं। यहाँ पर एक कैपिंग है कि 15 kg से ज़्यादा का सामान कोई यात्री इस ट्रेन में लेकर नहीं आएगा। साथ ही ये पूरी ट्रेन वाईफाई से लैस है। एक और फीचर जो मैं आपको बताना चाहूँगी रैपिड एक्स ट्रेन का जो काफ़ी यूनिक है वो है ये पुश बटन। जब इस ट्रेन के किसी कोच में 1 या 2 यात्री ही मौजूद हैं तो वो ये एक्सेस ले सकते हैं, यानी कि अगर ज़्यादा लोग नहीं हैं ट्रेन से उतरने वाले तो इस पूरी ट्रेन के सभी दरवाजे नहीं खुलेंगे। यहाँ पर एक्सेस दे दिया जाएगा यात्री को। जैसे ही ये बटन हरा होगा आप इसे यहाँ से दबाएंगे और ये दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाएगा। और इसी तरह का सेम सिस्टम आपको स्टेशन यानी कि जो दरवाजे के बाहरी हिस्सा है वहाँ पर भी मिलेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है, और शायद इसके पीछे कोशिश यही है कि जो पूरी ट्रेन की कूलिंग है वो बार बार दरवाज़ा खुलने या बंद होने से कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इसलिए इस खास तरह के फीचर्स को यहाँ पर दिया गया है। साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच रैपिड एक्स का ट्रायल रन करीब करीब पूरा किया जा चुका है, और अब कमिश्नर मेट्रो रेलवे सेफ्टी से हरी झंडी मिलने का इंतजार किया जा रहा है। उम्मीद जताई जा रही है कि ये आधुनिक और नई ट्रेन आम जनता के लिए मई महीने के आखिर या फिर जून के पहले हफ्ते में शुरू कर दी जाएगी। कैमरामैन नितिन त्रिवेदी के साथ दीपाली नंदा, दुहाई डिपो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुरी हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये ओडिशा की पहली वंदे भारत है और देश की 16वीं। साथ ही साथ पीएम ने राज्य में 8,200 करोड़ के रेलवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की नींव भी रखी। इसमें पुरी और कटक रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी शामिल है। ओडिशा की पहली वंदे भारत पुरी से हावड़ा के बीच चलेगी। ट्रेन 500 किलोमीटर के सफर को 5 घंटे 30 मिनट में पूरा करेगी। इस बीच ट्रेन कुल 7 स्टेशनों पर रुकेगी। प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े थे। अमृत काल में वंदे भारत ट्रेनें विकास का इंजन भी बन रही हैं और
एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी आगे बढ़ा रही। ये वंदे भारत बंगाल और ओडिशा के बीच, हावड़ा और पुरी के बीच जो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संबंध है, उन्हें और मजबूत करेगी। और यहां एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। Let's you and me step out and see how blue the sky, how tall the trees. Cause forever. Skoda brings you Kushaq and Slavia, India's safest family cars. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Visit for a live demo of manufacturing and machine tools at India Machine Tool Show, the global marketplace, 18 to 21st May 2023. Pragati Maidan, New Delhi. Register today on www.kdclglobal.com. Organized by K&D Communication. When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज समाचार में। इस साल मॉनसून 3 दिन की देरी से आएगा, साथ ही एल नीनो होने की वजह से और इसकी संभावना चूंकि काफी ज्यादा है, बारिश कम भी हो सकती है। केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी कर कंटिजेंसी प्लान तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। असीम जुड़ रहे हैं एक बार फिर से। असीम, बताइए क्या कुछ कहा है सरकार ने? देखिए, इस साल अल नीनो होने की संभावना जताई जा रही है, जिसका ये मतलब है कि इस साल कम बारिश होगी, सूखा पड़ सकता है। तो केंद्र सरकार ने भी इसको लेकर के अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करी है और उनको कंटिजेंसी प्लान अपनाने की सलाह दी है। राज्यों से ये कहा है कि वो अपनी जरूरत के मुताबिक कंटिजेंसी प्लान को लागू कर सकते हैं और इसके लिए 650 जिले आइडेंटिफाई भी कर लिए गए हैं जहाँ पर कि सूखा पड़ सकता है। अब जो राज्य के कलेक्टर्स हैं उनको ये कहा गया है कि आप इसकी मॉनिटरिंग कीजिए, बारिश की जो डेटा है उसकी डे टू डे मॉनिटरिंग कीजिए, डाटा जो है हमें मुहैया कराइए। और इतना ही नहीं, अगर आपके यहाँ पर जो पानी के रिसोर्सेज हैं, चाहे वो तालाब हो, कुएं हो या फिर नहरें हो, उनको बनाने का काम शुरू कर दीजिए। दूसरा, अगर कोई हैंडपम्प खराब है या पीने के पानी के दूसरे स्रोत को मेंटेनेंस करना तो उसकी मेंटेनेंस भी कीजिए। इतना ही नहीं, तीसरा ये कहा है कि जो ICR है वो 158 से ज़्यादा वेराइटीज़ के ड्रॉट प्रोन बीज उपलब्ध कराएगा। ये सब बीज जो है सीड बैंक्स के माध्यम से किसानों को दिए जाएंगे और उसके बाद किसान मौसम के अनुसार सुनिश्चित करेंगे कि इनकी बिजाई कब करनी है। तो ये सब एडवाइजरी केंद्र सरकार ने राज्यों को भेजी है और इसके तहत सरकार ने कंटिजेंसी प्लान तैयार कर लिया है। अगर किसी तरह का सूखा पड़ता है, कोई आपदा आती है, तो सरकार उससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार होगी। शुक्रिया असीम। 26/11 के पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए भारत की कोशिशों की बड़ी कामयाबी मिली है। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और उनमें से एक पाकिस्तानी मूल का तहव्वुर राणा को भारत लाने के लिए NIA जल्द ही प्रयास शुरू करेगी और भारत लाएगी। अमेरिका के कोर्ट ने प्रत्यर्पण को हरी झंडी दे दी है। NIA को मानना है कि तहव्वुर राणा ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमलों की साजिश रची थी। राणा ने हेडली के साथ मिलकर मुंबई हमले के लिए रेकी को अंजाम दिया। बाइडेन प्रशासन राणा के प्रत्यर्पण का समर्थन करता रहा है। ऐसे में अब उम्मीद बढ़ गई है कि राणा जल्द भारत लाया जाएगा और उस पर मुकदमा चलेगा। जापान के हिरोशिमा में G7 की मीटिंग होने वाली है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें हिस्सा लेने हिरोशिमा जा रहे हैं। भारत इस बार G7 में स्पेशल इनवाइटी है और प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के दौरे पर जापान में होंगे। 1974 में परमाणु परीक्षण के बाद, परमाणु हमले के बाद ये पहली बार है जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री हिरोशिमा जा रहे हैं। भारत उन चंद देशों में है जो अभी भी NPT यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत
भारत ने नहीं किया है। इससे पहले पीएम मोदी फ्रांस और जर्मनी और यूके में भी G7 समिट में हिस्सा ले चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो का उद्घाटन किया। ये एक्सपो आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आयोजित किया गया है। इस साल एक्सपो की थीम म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबीइंग पर आधारित है। इस कार्यक्रम में दुनिया भर के सांस्कृतिक संस्थानों और संग्रहालयों के डेलीगेशन भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार ने देश की विरासत को संरक्षित करने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने अफसोस भी जताया कि आजादी के बाद इस दिशा में पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए थे। दुर्भाग्य से आजादी के बाद अपनी धरोहरों को संरक्षित करने के जो प्रयास होने चाहिए वो उतने हो नहीं पाए, और इसलिए आजादी के अमृतकाल में भारत ने जिन पंच प्राणों की घोषणा की है उनमें प्रमुख है अपनी विरासत पर गर्व। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए, जुड़े रहिए CNBC आवाज से ट्विटर, फेसबुक और YouTube के जरिए। नमस्कार।